हेलो स्टूडेंट, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम वितान भाग 2 में संकलित पाठ 1 सिल्वर वेडिंग पर चर्चा करेंगे। सिल्वर वेडिंग पाठ के रचयिता श्री मनोहर श्याम जोशी हैं। इसमें लेखक ने यशोधर पंत की 25वीं वर्षगांठ का सजीव वर्णन किया है। यशोधर बाबू अपने विभाग के सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे। वे अपने कार्यालय में एक निश्चित समय तक काम करते थे। उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी उनकी वजह से 5 बजने के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर हैं। उनकी यह आदत है कि वे किसी बात को लेकर अपने कर्मचारियों की थकान दूर करने के लिए कोई न कोई मनोरंजक बात कर लेते थे। यह आदत उन्हें अपने आदर्श कृष्णदा पांडे से परंपरा में मिली थी। कृष्णदा उनके मित्र थे। यशोधर पंत बहुत ही गंभीर और काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति हैं। कई बार छोटे कर्मचारियों द्वारा की गई गलत बात को भी वे हंसी में उड़ा देते हैं। दफ्तर की घड़ी में 5:25 होते हैं तो वे दफ्तर के अन्य कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। इसी बात को लेकर वे बहस भी करते हैं और हंसते भी हैं। यह घड़ी जिसको वे सदा रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, उनको ससुराल में शादी से मिली थी। बातों बातों में यह पता चलता है कि यशोधर पंत की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। सभी कर्मचारी यशोधर की शादी की बधाई देते हैं। एक कर्मचारी कहता है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं। सेक्शन के सभी कर्मचारियों की जिद पर यशोधर बाबू ने 10-10 के 3 नोट निकाल कर देते हैं, परंतु इस चाय पार्टी में वे स्वयं शामिल नहीं होते। उनका मानना है कि उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपशप में वर्ष बर्बाद करना कृष्णदा की परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर मूलतः अल्मोड़ा में रहने वाले थे। उन्होंने वहीं के रेंजे स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैट्रिक के पश्चात वे पहाड़ से उतरकर दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में उन्होंने कृष्णदा के घर पर शरण ली थी। कृष्णदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं था, वे उन्हें अपने यहाँ आश्रय दे देते थे। वहाँ वे सभी मिलकर पकाते थे और खाते थे। जिस समय यशोधर दिल्ली आए थे, उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। जब तक नौकरी के लिए सही उम्र हो, यशोधर कृष्णदा के यहाँ रसोइया बनकर रहे। बाद में कृष्णदा ने अपने ही नीचे यशोधर की नौकरी लगवाई और दफ्तरी कार्य में उनका मार्गदर्शन किया। आजकल यशोधर दफ्तर पैदल आने जाने लगे हैं। उनके बच्चे नहीं चाहते कि वे साइकिल पर दफ्तर जाएं, क्योंकि अब वे युवा हो गए हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनके पिताजी हैं वो स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को स्कूटर समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। वे कार लेने की स्थिति में नहीं है। दफ्तर से आते समय यशोधर बाबू प्रतिदिन बिरला मंदिर जाने लगे। वहीं एक बगीचे में बैठकर कोई प्रवचन सुनते, स्वयं भी प्रभु का ध्यान लगाने लगे। बच्चों और पत्नी को यह बात बहुत अखरती थी। बाबा, आप कोई बुड्ढे थोड़ी हैं कि आप रोज मंदिर जाएं और इतने ज्यादा व्रत रखें। सिद्धांत के धनी जो कृष्णदा की भांति यशोधर बाबू भी इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। बिरला मंदिर से पहाड़गंज आते समय वे अपने घर के लिए साग सब्जी आदि खरीद कर ले आते हैं। किसी से अगर मिलना है तो उस समय वे सबसे मिल लेते हैं। उनका दफ्तर चाहे 5 बजे बंद हो जाता है, परंतु वे घर 8 बजे से पहले नहीं आते। घर लौटते समय उनकी निगाह उस स्थान पर पड़ती है जहाँ कभी कृष्णदा के 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। यहाँ से गुजरते समय इसी एरिया की बदली हुई शक्ल को देखकर यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगता है। अब यह सारा गोल मार्केट तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों के स्थान पर ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। यशोधर बाबू के घर देर से लौटने का बड़ा कारण यह है
कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और अपने बच्चों से छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद होने लगा है। इसी वजह से वे अब घर लौटना जल्दी पसंद नहीं करते। जब बच्चे छोटे थे तब वे उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद किया करते थे। अब बड़ा लड़का जो भूषण है वह एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी करने लगा है और वहां 1500 प्रति मासिक उसे वेतन मिलता है, जबकि यशोधर बाबू रिटायरमेंट पर पहुंचकर भी इतना वेतन रिटायरमेंट के पास पहुंचकर ही पा सके हैं। दूसरा बेटा जो दूसरी बार IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जब पिछले वर्ष उसका नाम अलाइड सर्विसेज की सूची में आया था तब उसने ज्वाइन करने से क्यों इनकार किया था। उसका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उसकी एकमात्र बेटी को कोई भी वर पसंद नहीं आ रहा है तथा वह सभी प्रस्तावित वर अस्वीकार कर चुकी है। जब पिताजी उसको ऐसा करने से मना करते हैं तो वह डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले जाने की धमकी देने लगती है। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, परंतु कभी कभी उन्हें ऐसा भी अनुभव होता है कि यह खुशहाली किस काम की जो परायापन पैदा कर दे। जब उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह से आधुनिक नहीं है, फिर भी उसे अपने बच्चों की नजर में आधुनिक बनना पड़ा। पत्नी को यह मलाल है कि संस्कारों को निभाने के कारण उन्हें परिवार के कार्यों के बोझ तले दबना पड़ा है। उसकी दृष्टि में ये सब पारिवारिक संस्कार सब ढोंग है, ढकोसले हैं। यशोधर बाबू पत्नी की इस आधुनिकता का कई बार मजाक भी उड़ा देते हैं, परंतु असल बात तो यह है कि तमाशा तो स्वयं उनका ही बन रहा है। कई बार यशोधर बाबू को लगता है कि वे भी किस नदा की तरह घर गृहस्थी का यह सब बवाल छोड़कर जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। उनको यह भी ध्यान है कि कृष्णदा का बुढ़ापा ज्यादा सुखी नहीं रहा। उनके सभी साथियों ने दिल्ली की सुंदर कॉलोनियों में अपने मकान बना लिए थे। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब कृष्णदा को सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा तो उनके किसी साथी ने उनका सामान अपने घर में रखने की हाँ नहीं की। यशोधर बाबू भी मजबूर थे क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी। उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। कुछ साल वे राजेंद्र नगर में किराए पर रहे और फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर में ही उनकी मृत्यु हो गई। जब यशोधर बाबू ने उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो किसी ने यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या बात हुई कि उनकी मृत्यु हो गई। यशोधर बाबू को यह भी अनुभव हुआ कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए बच्चों का होना भी जरूरी है, परंतु यह भी सही है कि उनके बच्चे जो संकेत दे रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि यशोधर जी को बुढ़ापे में ज्यादा सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। यशोधर बाबू इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि उनके बीवी बच्चे उनसे अधिक समझदार और सुलझे हुए हैं। बच्चों को पिताजी की इस गलती का अफसोस है कि इन्होंने DDA फ्लैट के लिए पैसा नहीं भरा। यह इनकी सबसे बड़ी भूल है, परंतु यशोधर बाबू को कृष्णदा की वह उक्ति अधिक ठीक लगती है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। परंतु यशोधर बाबू का पुश्तैनी घर टूट फूट कर खंडर बन चुका होगा, यह भी वे खूब जानते हैं। बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते समय जब जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वे उन्हें मिलने के लिए अहमदाबाद जाने चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ परिवार अब बिखर चुका है, तो जीजा जी का हालचाल जानना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। बच्चों से भी वे ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं कि वे भी पारिवारिकता के प्रति रुचि लें, परंतु पत्नी और बच्चों को यह बात मूर्खतापूर्ण लगती है।
उनका यह मानना है कि आज के दौर में यह लगाव आर्थिक दृष्टि से किसी तरह ठीक नहीं है और हद तो तब हो गई जब कमाऊ बेटे ने यह कहा कि आपको बुआ के यहाँ पैसे भेजने के लिए मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को यह कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे अब्बा की इतनी साख है कि वह 100 रुपए किसी से भी उधार ले सकें, क्योंकि अब भी यशोधर बाबू कोई काम करते थे तो कृष्णदा से सलाह जरूर लिया करते थे और वे अपेक्षा अपने बच्चों से भी रखते हैं, परंतु बच्चे कहते हैं कि अब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं हम आपसे क्यों पूछें। यशोधर बाबू को यह अनुभव होने लगा कि बच्चे अब उनके अनुकूल नहीं सोचते, इसलिए बच्चों का यह प्रवचन सुनकर वे सब्जी मंडी चले जाते हैं और सोचते जा रहे हैं कि उन्हें भी अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना और जो भी दवा लाना या बाजार के जो भी काम है ये सब काम आप छोड़ दें, हम किया करेंगे। एक दो बार उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम बाजार से सामान लाया करो, तो घर में कोहराम मच गया। बस तब से यशोधर बाबू ने यह सब कहना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में लगा है तब से बच्चे कहने लगे हैं, बाबा हमारी समझ में तो यह नहीं आता कि इन सब कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। कमाऊ बेटा तो नमक छिड़कते यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को अपने बेटे की यह बात चुभती है। उसने अपनी नौकरी के रुपए अभी अपने पिता के हाथ पर नहीं रखे, बल्कि अकाउंट ट्रांसफर द्वारा सीधा बैंक में ही उसके पैसे चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उसे ऐसा ही करना था तो क्या वह अपने पिता के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। हद तो तब हो गई जब बेटे ने पिता के क्वार्टर को अपना बना लिया। वह अपना वेतन अपने ढंग से घर पर खर्च करता है, कभी कारपेट लाता है, कभी पर्दे लाता है, कभी सोफा सेट लाता है। यह भी बेटे ने कभी नहीं कहा कि सोफा सेट, कभी डल्लप वाला बेड या कभी सिंगार मेज घर में लाए जा रहे हैं। यह भी कभी बेटे शर्मीली हंसी के साथ यशोधर बाबू कहने लगे कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है। लेकिन एक रिश्तेदार ने कहा कि जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा है। यशोधर बाबू इस बात से भी खफा हैं कि घर में भूषण रिश्तेदारों के लिए विस्की लाया। जब भूषण अपने मित्रों को यशोधर बाबू से परिचय करवाता है तो वे सभी उसे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं, तो जवाब में यशोधर बाबू थैंक यू बोलते हैं। अब बच्चों ने विलायती परंपरा केक काटने के लिए कहा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकीनी बात मालूम होती है। उन्होंने संध्या से पहले केक काटने से मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। शाम को 15 मिनट वे संध्या करने लगते हैं, अर्थात वे भगवान की पूजा करते हैं, परंतु आज 25 मिनट उन्होंने लगा दिए। संध्या में बैठे बैठे वे कृष्णदा के संस्कारों के बारे में भी सोचने लगे। पीछे से उसकी पत्नी आई और उसे झिड़कते हुए बोली, आज क्या पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू अपने लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। यह लाल गमछा पहनकर बैठक में आना बच्चों को असहज लग रहा था। बेटी कह ही देती है, बब्बा यू आर द लिमिट। खैर बात उपहारों के पैकेट खोलने की चली तो भूषण सबसे बड़ा पैकेट खोलते हुए बोला, इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं तो आप फटा हुआ पुलोवर पहन कर जाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप इसे पहनकर ही जाया करें। थोड़ा नानुकुर करने के बाद यशोधर बाबू ने पहनते हुए कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में चमक सी आ गई, परंतु उन्हें यह बात बहुत चुभ गई कि उनका बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे दूध लाते समय इसे पहन लिया करें। अगर वह यह कह देता कि दूध मैं ला दिया करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इस ड्रेसिंग गाउन में यशोधर बाबू के अंगों में कृष्णदा उतर आए थे, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हो गई थी। आपने कहानी का सार पढ़ लिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको साथ में भेजे जाएंगे जो आपने याद करने हैं और कॉपी पर राइट करने हैं। यह भी बेटे ने कभी नहीं कहा, लीजिए पिताजी यह टीवी आपके लिए, बल्कि यह कहता कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छुआ न करे। घर में एक नौकर रखने की बात भी चल रही है, नौकर होगा तो इनका ही होगा। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर वह चिढ़ती भी नहीं। यही सब सोचते हुए वह अपने क्वार्टर पर पहुंचते हैं। बाहर
नेम प्लेट पर लिखा होता है Y.D. पंत। घर पहुंचते ही यशोधर बाबू को एक बार ऐसा लगा कि वह शायद किसी गलत जगह पर पहुंच गया है। घर के बाहर एक कार, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। कुछ लोग विदा ले रहे हैं। बाहर बरामदे में कागज की झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे। रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थी। फिर उन्हें अपना बेटा भूषण पहचान में आया, जो अपने बॉस को विदा कर रहा था। उसकी पत्नी और बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। बेटी ने जींस डाली हुई थी, बिना बाजू का टॉप पहन रखा था। यशोधर बाबू ने उसे ऐसे कपड़ों के लिए कई बार मना किया, लेकिन वह बहुत जिद्दी है। वो ऐसी वेशभूषा ही पहनती है और माँ भी हमेशा उसका साथ देती है। कहती है, सिर पर पल्लू वल्लू मैंने बहुत कर लिया, वो तुम्हारे कहने पर मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली, बालों में हिजाब लगाए हुए है, जबकि ये दोनों चीजें यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती थी। जब कार वाले विदा हो गए तो यशोधर बाबू घर पहुंचे तो बड़े लड़के ने सुनाया, बब्बा आज तो हद हो गई। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। शर्मीली